सन 1345 से 1350 सिर्फ ये कुछ वो 5 साल नहीं थे, बल्कि ये था एक अंधेरा खौफनाक साया जो पूरी दुनिया पे छा गया था। इमेजिन कीजिए एक ऐसी हवा को जो मौत लेकर आती हो, एक ऐसी बीमारी जो इंसान को अंदर से खा जाती हो, एक ऐसी रात जिसमें उम्मीद की एक भी किरण नजर ना आती हो। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ब्लैक डेथ की, मौत की एक ऐसी आंधी जिसने आधी दुनिया को बर्बाद करके रख दिया। ये बात है उस दौर की जब हर गली हर घर एक कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। आज हम देखेंगे उस महाप्रलय की कहानी जो इतनी भयानक थी कि आज भी सुन के आपकी रूह कांप जाती है। हम बात करने वाले हैं प्लेग की, द ब्लैक डेथ की, जिसने यूरोप की आधी से ज्यादा आबादी को खत्म कर दिया। ये महामारी ना सिर्फ एक बीमारी थी बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसने समाज, अर्थव्यवस्था और धर्म को गहराई तक हिला के रख दिया। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी बीमारी ने पूरे महाद्वीप को अपने घुटनों पे ला के रख दिया। तो दोस्तों, ब्लैक प्लेग, जिसे कि हम जानते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वो यर्सीनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया की वजह से फैली। ये बैक्टीरिया चूहे और चूहे के ऊपर जो पैरासाइट्स रहते हैं, जिसे पीसो कहते हैं, उनके जरिए इंसानों में फैलता है। लेकिन 1347 में जब ये यूरोप पहुंचा तब लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। साइंस और मेडिसिन इतनी एडवांस नहीं थी कि लोग समझ पाते कि बीमारी कैसे फैल रही है। महामारी का आगाज सेंट्रल एशिया से हुआ, जहां ये क्राइमिया तक पहुंची। क्राइमिया, जो कि हम जानते हैं यूक्रेन का हिस्सा है, करेंटली अंडर रशियन ऑक्यूपेशन। तो क्राइमिया तक ये पहुंची सेंट्रल एशिया से। क्राइमिया में एक पोर्ट सिटी थी जिसका नाम था काफा। वहां पे इटली के कुछ व्यापारी आए हुए थे। 1347 में जब मंगोल्स की आर्मी ने काफा को घेर लिया तो उनमें भी ये बीमारी पहले से ही फैल चुकी थी, क्योंकि सेंट्रल एशिया में बीमारी फैल चुकी थी तो मंगोलीस आर्मी भी इससे इन्फेक्टेड थी। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि मंगोलों ने इन्फेक्टेड बॉडीज को शहर के अंदर कैटेपुल्ट के जरिए फेंकना शुरू किया और मंगोल्स ने एक तरह का बायोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत कर दी थी। ये पहला एग्जाम्पल था दुनिया में जहाँ पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ी जा रही थी। इसके बाद मंगोल आर्मी की ये तबाही देखने के बाद इटली के जो व्यापारी वहाँ पे थे वो किसी तरीके से जल्दी से अपने शिप्स लेके वहाँ से भागे, यूरोप भाग गए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो अपने साथ एक खतरनाक दुश्मन को भी ले जा रहे हैं, यर्सीनिया पेस्टिस। अक्टूबर 1347 में व्यापारियों का शिप सिसिली, जो कि इटली का एक शहर है, उसके मेसिनिया पोर्ट पे पहुंचे। जब लोगों ने शिप्स को देखा तो उन्हें पता चला कि ज्यादातर सेलर या तो मर चुके हैं या फिर बहुत ही ज्यादा बीमार हैं। उनकी बॉडीज पे काले धब्बे पड़ चुके थे, जिससे इस बीमारी का नाम ब्लैक डेथ पड़ा। लोग ये देख के काफी घबरा गए थे तो उन्होंने शिप्स को वापस पानी में भेज दिया। बीमार लोगों का इलाज करने की कोशिश की गई और जो मरे हुए थे उनको शिप्स के साथ वापस पानी में भेज दिया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। बीमारी ऑलरेडी लोगों को इन्फेक्ट करना शुरू कर चुकी थी और तेजी से फैल रही थी। 1348 तक ब्लैक प्लेग ने फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल और इंग्लैंड को अपने कब्जे में ले लिया था। हर जगह लोग बीमार पड़ रहे थे और मौत का साया हर घर पे छा रहा था। बीमारी इतनी तेजी से फैली कि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। कुछ लोग इसे भगवान का प्रकोप समझने लगे तो कुछ लोग इसे जादूगरनियों और डायनों का काम मानने लगे। तो दोस्तों, ब्लैक प्लेग के 3 मुख्य प्रकार थे। सोचिए, एक ऐसी बीमारी जो सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि 3 वेरिएशंस में एक ही बीमारी रैम्पेज मचा कर रखा हो, लोगों को मार रही हो, एक ही बीमारी 3 अलग अलग रूपों में। पहला प्लेग का टाइप था ब्यूबोनिक प्लेग। ये सबसे कॉमन फॉर्म था। इसमें इन्फेक्टेड पर्सन के लिम्फ नोड्स में सूजन आ जाती थी, जिसे ब्यूबोस कहते थे। ये सूजन ज़्यादातर बगलों में यानी आर्मपिट्स में, गर्दन में या जांघों में दिखाई देती थी। भयानक दर्द होता था, बुखार होता था और थकान इस बीमारी के मुख्य लक्षण थे। दूसरा था न्यूमोनिक प्लेग, जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, न्यूमोनिया, यानी ये आपके लंग्स को इन्फेक्ट करता था। इसमें खांसी आती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, खून भी आता था खांसी से। ये बीमार लोगों की चीखने खांसने के जरिए हवा से फैलती थी। तीसरा इसका वेरिएशन था सेप्टिसेमिक प्लेग। ये सबसे खतरनाक फॉर्म था। इसमें बैक्टीरिया खून में फैल जाता था, जिससे आपकी स्किन पे काले धब्बे पड़ने लगते थे। ये सबसे खतरनाक फॉर्म था प्लेग का और कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जाती थी। सोचिए, इन्फेक्ट होने के कुछ ही घंटों के अंदर इंसान मर जाता था, बचने का कोई मौका ही नहीं था। 3 तरह के प्लेग एक साथ फैल रहे थे और तबाही मचा रहे थे। इट वॉज लाइक अ कॉम्बो पैकेज ऑफ डेथ फ्रॉम द डेविल हिमसेल्फ। लोगों के लिए बीमारी एक राज थी। वो नहीं जानते थे कि इसका इलाज कैसे किया जाए और ना ही ये समझ पा रहे थे कि ये कैसे फैल रही है। हम फॉर एग्जाम्पल कोरोना का ही एग्जाम्पल लें। करीब 700 साल बीत चुके हैं ब्लैक प्लेग के इंसिडेंट से। हमारी मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, बहुत कुछ हम लोग जानते हैं, लेकिन एक नया वायरस आया और उसने दुनिया में तबाही मचा के रख दी। हमें नहीं पता था कि वो क्या है, कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसी उसकी बनावट है। लेकिन चूंकि हमारी मेडिकल साइंस इतनी एडवांस थी तो हम चीज़ों को धीरे धीरे ग्रैस्प कर पाए कंपैरेटिवली क्विकली। लेकिन सोचिए 1340s के दशक में तब तो किसी को कुछ उतना मेडिकल साइंस एडवांस भी नहीं थी। उनके पास कोई ऐसे इक्विपमेंट्स नहीं थे, टेक्निक्स नहीं थी, लैब्स नहीं थी जिसमें कि सब पता कर पाते
कि ये क्या है, किस तरह से इन्फेक्ट हो रहा है, कैसे फैल रहा है, इसकी वैक्सीन कैसे बनाई जाए। इट वाज रियली वेरी टफ इन द 1340s। और उसके बाद ऐसे समय में ऐसी बीमारी का फैलना जो कुछ ही घंटे में मरीज को मार दे, ये वाकई में इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव। और आप इमेजिन बस कीजिए कि किस कदर लोगों की डेथ हुई होगी, किस कदर इस बीमारी ने तबाही फैलाई होगी पूरी दुनिया में। इसको सोच के इट इज़ रियली हॉरिफिक टू इवन थिंक अबाउट इट। तो दोस्तों, ब्लैक प्लेग का जो डेथ टोल है वो आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक शॉकिंग टॉपिक है। एस्टिमेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि ब्लैक डेथ की वजह से 7.5 से 20 करोड़ लोग पूरी दुनिया में मर गए थे। सिर्फ यूरोप के अंदर ही यूरोप की 30 से 60% तक आबादी खत्म हो गई थी। कहीं कहीं किसी किसी इलाके में उस देश की 80% आबादी ब्लैक प्लेग की वजह से खत्म हो गई थी। इंग्लैंड में लगभग 15 लाख लोग मर गए थे, जो इंग्लैंड की उस समय की आबादी का 40% था। इटली और फ्रांस में भी हालात बहुत खराब थे। गांव के गांव खत्म हो गए थे क्योंकि कोई बचा ही नहीं था जो उन्हें वापस बसा पाए। मौत और तबाही का मंजर यह था कि लाशें सड़कों पर पड़ी रहती थी, उन्हें उठाने वाला कोई नहीं था, उन्हें लेके जाने वाले लोगों की कमी थी। क्रीमेशन के लिए ज़मीन की कमी हो गई थी, कब्र बनाने के लिए ज़मीन नहीं बची थी, क्योंकि लोग इस कदर मर रहे थे कि अगर सबको सेपरेटली एक एक कब्र में दफनाया जाए तो क्रीमेटोरियम्स ही उतने नहीं अवेलेबल थे, उतनी खाली ज़मीन ही नहीं अवेलेबल थी। तो मास ग्रेव्स बनाई जाती थी, एक साथ कई लोगों को डंप किया जाता था। इन्फेक्टेड बॉडीज थी, लोग छूने से डरते थे, पास आने से डरते थे। लोग सड़कों पे चलते चलते एकदम से गिर जाते थे, मर जाते थे। मेडिकल फैसिलिटीज ओवरवेल्म्ड थी, हर तरफ कीड़े मकोड़ों की तरह लोग मर रहे थे और उन्हें कोई पूछने वाला नहीं था। पूरे के पूरे परिवार एक साथ खत्म हो जा रहे थे और उनके घर में कोई बचता ही नहीं था जो उनकी बॉडीज को ले जाके क्रीमेट कर सके। पूरे के पूरे शहर कब्रिस्तानों में तब्दील हो रहे थे, सड़कें खुली कब्रिस्तानों में तब्दील हो रही थी। मौत का ये मंजर रूह को कपा देने वाला था और यूरोप और सेंट्रल एशिया के कई देश ये मंजर अपनी आंखों के सामने देख रहे थे और कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। प्रकृति की शक्ति के सामने, ब्लैक डेथ की शक्ति के सामने पूरी दुनिया मजबूर थी, पूरी दुनिया अपने घुटनों पे थी। हर कोई बस ऊपर वाले से रहम की भीख मांग रहा था और रहम का कोई नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों, ब्लैक प्लेग ने न सिर्फ लोगों की जान ली बल्कि यूरोप के समाज को भी गहराई तक हिला दिया। चलिए देखते हैं कि इसका असर क्या क्या हुआ। सबसे पहले फ्यूडल सिस्टम का अंत हुआ। यूरोप में फ्यूडल सिस्टम चल रहा था जिसमें किसान लैंडलॉर्ड्स के ज़मीनों पे काम करते थे, लेकिन जब आधी से ज़्यादा आबादी मर गई तो काम करने वालों की कमी हो गई। इस वजह से किसानों ने ज़्यादा मजदूरी और बेहतर कंडीशंस की डिमांड करनी शुरू कर दी। ये फ्यूडल सिस्टम के खात्मे की शुरुआत थी। दूसरा बदलाव आया वो ये था कि धर्म पे सवाल उठने लग गए। चर्च, जो उस समय सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन थी, इस महामारी को रोकने में नाकाम रही। लोगों ने धर्म पे सवाल उठाने शुरू कर दिए। क्यों भगवान ने उसे सजा दी, क्यों प्रीस्ट और नन्स भी मर रहे हैं। इस वजह से धर्म में नए सेक्ट्स का जन्म हुआ, धर्म में डिविजन्स आने शुरू हो गए और लोगों का विश्वास धर्म पे से उठने लगा कि हमारी इतनी श्रद्धा के बावजूद भी लोग मर रहे हैं। और जो प्रीस्ट हैं, जो नन हैं, जिनका काम ही है ईश्वर की भक्ति, जो ईश्वर के रिप्रेजेंटेटिव्स माने जाते हैं धरती पे, वो खुद अपने आप को इस बीमारी से नहीं बचा पा रहे हैं। धर्म खुद उनको नहीं बचा पा रहा है, तो हमें क्या बचाएगा। तीसरा जो डिफरेंस आया वो ये था कि साइंस और मेडिसिन में डेवलपमेंट होने लगी। इंसानियत अब डर गई थी। इंसानियत को पता था कि सिर्फ धर्म पे भरोसा कर काम नहीं चलेगा, आपको साइंस और मेडिसिन में भी एडवांसमेंट्स करने होंगे। और इसलिए बीमारी के बाद लोगों ने साइंस और मेडिसिन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया। हॉस्पिटल्स बनाए गए और डिजीजेस को समझने की कोशिश की गई। आर्ट और कल्चर पे भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। ब्लैक प्लेग ने आर्ट को भी गहराई तक प्रभावित किया। डांस ऑफ डेथ जैसे थीम्स पॉपुलर हुए जो मौत की ओमनी प्रेजेंस को दिखाते थे। तो दोस्तों, ब्लैक प्लेग एक भयानक ट्रेजेडी थी, लेकिन इसने यूरोप को एक नए दौर की तरफ ढकेला। फ्यूडलिज्म का अंत, साइंस का विकास और सामाजिक बदलाव इस महामारी के बाद आए। ये महामारी हमें एक सबक सिखाती है कि नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है, लेकिन इसके बाद भी इंसान ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और एक नए समाज का निर्माण किया। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक प्लेग की कहानी, एक ऐसी महामारी की कहानी जिसने यूरोप को अंदर तक झंझोर के रख दिया, लेकिन जिसने एक नए युग की भी शुरुआत की। आज भी जब हम कोविड-19 जैसे पैंडेमिक्स का सामना कर रहे हैं तो ब्लैक प्लेग हमें याद दिलाता है कि इंसान कभी हार नहीं मानता। और यही है हमारी हिम्मत और रेजिलियंस की सबसे बड़ी निशानी कि दुनिया में, जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, कितनी भी चैलेंजेस आएँ, अगर आपको जीना है, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव देन यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू कंटिन्यू टू फाइट until you ensure your survival. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा. Thank you very much for watching and I'll see you on the next videos. If you have any recommendations, then please put them down in the comment section. Thank you.